तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया। यह नेपाल के इतिहास का 7वां संविधान है। इस संविधान में 308 अनुच्छेद, 35 भाग और 9 अनुसूचियां हैं। नेपाल के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली है संप्रभुता। नेपाल की संप्रभुता नेपाल के लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम नेपाल के लोग अपने अंदर निहित संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखते हुए लोगों के संप्रभु अधिकार को स्वीकार करता है। तो ये हो गई पहली विशेषता, संप्रभुता। देखो संप्रभुता की परिभाषा क्या होती है ये आप कमेंट करके बताओगे। अब देखते हैं दूसरी विशेषता, धर्मनिरपेक्षता। नेपाल के नए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को बरकरार रखा गया है। संविधान के अनुसार नेपाल एक स्वतंत्र, अविभाज्य, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतांत्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतांत्रिक राज्य है। तो ये बातें संविधान में कही गई हैं कि नेपाल एक अविभाज्य है, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है और संघीय है। इसका मतलब जो नेपाल का संविधान है वो संघात्मक है, एकात्मक नहीं है। अब आगे देखते हैं, संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ भी स्पष्ट करता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है प्राचीन काल से प्रचलित धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो ये नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अनुच्छेद 26(1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसे संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये हो गई दूसरी विशेषता, धर्मनिरपेक्षता। तीसरी है भाषा। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि राष्ट्र की भाषा में नेपाल में बोली जाने वाली सभी मातृभाषाएं शामिल होंगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई नेपाली भाषा नेपाल में व्यावसायिक भाषा होगी। देखो ये जो यहाँ पर अनुच्छेद हैं, आप इनको याद नहीं रखोगे तो भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप सीधा ये कह सकते हो कि संविधान के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद रहने देना। नेपाली भाषा के अलावा प्रांतों को आधिकारिक व्यवसाय के लिए एक या अधिक भाषा को चुनने का अधिकार भी होगा। तो ये हो गई भाषा संबंधी प्रावधान। तो जो नेपाल की जो मातृभाषा है वो नेपाल में बोली जाने वाली सभी भाषाएं हैं और नेपाल की व्यावसायिक भाषा है नेपाली भाषा। अब है चौथी विशेषता, मौलिक अधिकार। नेपाल के संविधान में मौलिक अधिकार भी शामिल किए गए हैं, जैसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार, अपराध के पीड़ितों का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, संचार का अधिकार आदि। तो ये हैं कुछ मौलिक अधिकार। पांचवा है न्यायपालिका। तो संविधान के अनुसार नेपाल में 3 प्रकार के न्यायालय होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और
जिला न्यायालय। संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान तथा कानून की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति होगी। इसका मतलब है कि नेपाल में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया गया है। प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय होगा और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। ये हो गई पांचवी विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखते हैं छठी विशेषता, संघीय और प्रांतीय कार्यपालिका। ये जो छठी विशेषता है, इसकी जगह आप संसदीय शासन व्यवस्था नाम भी लिख सकते हैं। तो छठी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। अब इसमें देखते हैं, संविधान के अनुसार देश की कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होगी, जबकि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि जहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि राज्य का प्रमुख होता है, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसके पास शासन करने की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। तो नेपाल में भी ऐसा ही पाया जाता है, यानी कि नेपाल में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संघीय संसद के सदस्यों में से 25 से अधिक सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करेगा। यानी कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन 25 से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री सामूहिक रूप से संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि मंत्री प्रधानमंत्री और संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रांतों की कार्यकारी शक्ति प्रांत की मंत्रिपरिषद में निहित होगी। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांतीय प्रमुख होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जो प्रांतों का जो प्रांतीय प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे भारत में राज्यपाल को प्रांतों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हो गई छठी विशेषता, संसदीय शासन व्यवस्था। अब सातवीं है संघीय संसद। संविधान के अनुसार देश में संघीय संसद होगी, जिसमें 2 सदन होंगे, पहला प्रतिनिधि सदन और दूसरा राष्ट्रीय सभा। प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य होंगे। ये लाइन चाहो तो आप छोड़ सकते हो, सदस्य याद रखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इनमें से 165 सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, जबकि 110 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली से चुने जाएंगे। तो यदि आपको संख्या याद ना रहे तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा के कुछ सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि कुछ सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और राज्य के स्थानीय निकायों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय सभा है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जैसा कि भारत में होता है। अब देखते हैं आठवीं विशेषता। आठवीं है संघात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो नेपाल में भी केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं और राज्य सरकारों की या प्रांतों की सरकारों की अलग शक्तियां हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। नेपाल में संविधान द्वारा 7 प्रांतों का गठन किया गया है।
और प्रत्येक प्रांत को अपनी प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक संरचना के लिए स्वायत्तता दी गई है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। संविधान ने प्रांतों को प्रत्येक स्तर पर स्वायत्तता प्रदान की है। नेपाल की संघीय प्रणाली ने देश की विभिन्न जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को समाहित करने का प्रयास किया है ताकि समानता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके। तो ये हो गई अंतिम विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था। इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेपाल के संविधान की विशेषताएं। देखो मेरे पास कोई बुक तो है नहीं इसकी विशेषताएं पढ़ने के लिए, तो मैंने खुद से पहले नेपाल का संविधान पढ़ा है और फिर उसमें से विशेषताएं निकालने की कोशिश की है। तो हो सकता है किसी बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी यही विशेषताएं होंगी।